नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के एक झटके की, जिस झटके से पूरा विपक्ष चारों खाने चित हो गया। हम बात करेंगे राजनीति के चाणक्य की, हम बात करेंगे सियासी दांवपेच की, जिसमें अभी भी ये साबित हो चुका है कि मोदी शाह का टक्कर किसी से भी नहीं हो सकता है। हम बात करेंगे सोनिया गांधी, शरद पवार और ममता बनर्जी की राजनीतिक विफलता की, सियासी दांवपेच उल्टा पड़ने की, और बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े अभियान की, जिसके सामने अब 2024 तो क्या 2029 में भी कोई टक्कर देने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस, ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये सारे के सारे मोदी और शाह की स्ट्रेटजी के सामने फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों के सिलेक्शन से, क्योंकि सबसे बड़ा मसला उम्मीदवार उतारने को लेकर ही चल रहा था और सबसे पहले ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और शरद पवार का ये दांव फेल होता दिखाई पड़ा, क्योंकि उम्मीदवारों के चुनने में इन लोगों ने चर्चाएं तो की, लेकिन उसमें भी हड़बड़ी दिखा दी। इन्होंने इंतजार तक नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कौन सा दांव चलने वाली है। इसलिए जब विपक्ष की पहली बैठक हुई और 17 पार्टियों ने उसमें हिस्सेदारी ली, तो उस समय ही पहली बैठक के दौरान ही पता चलने लगा था कि विपक्ष कितना बिखरा हुआ है। ममता बनर्जी अपनी रणनीति बना रही है, अपना दांव चल रही है, तो शरद पवार अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं और वो भी शहमात के खेल में अपने आप को आगे करने की कोशिश में नहीं लगे हुए हैं। दूसरी तरफ इन दोनों के अलावा कांग्रेस पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी थी और कांग्रेस को लगने लगा था कि इस चुनाव में वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा न ले, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो सकती है और इस बीच ममता बनर्जी को ही आगे कर दिया जाए ताकि उनका घमंड भी चूर चूर हो जाए, उनकी महत्वाकांक्षा पर लगाम लगे। इसलिए जब ममता बनर्जी ने पहली बार शरद पवार के नाम का प्रस्ताव रखा, तो शरद पवार ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद चर्चा फारूक अब्दुल्ला के ऊपर हुई और फारूक अब्दुल्ला ने भी 2 दिन के अंदर ही अपनी उम्मीदवारी की संभावनाओं पर ब्रेक लगा दिया और फिर इसके बाद दारोमदार गोपाल कृष्ण गांधी के ऊपर छोड़ दिया गया। और जब ये चर्चाएं हो रही थी तो गोपाल कृष्ण गांधी ने भी अपना नाम वापस ले लिया कि हम इस दौड़ में शामिल नहीं हैं। उसके बाद विपक्ष की दूसरी बैठक होनी थी और उससे पहले सियासी दांव इधर से उधर चलने लगा और फिर आनन फानन में सारे विपक्षी नेताओं ने, जिसमें पवार, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी, इन तीनों की बड़ी भूमिका थी, तीनों ने फ्रस्ट्रेशन में आकर एक नाम सामने रख दिया, जबकि इन लोगों को इंतजार करना चाहिए था। राजनीति, सियासत और चुनाव, इसमें तो यही स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, चाहे तो पहले दूसरे को आगे बढ़ने दो या फिर अगर खुद आगे बढ़ो तो इतनी मजबूती के साथ बढ़ो कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इन दोनों में से कोई भी स्ट्रेटजी इन लोगों ने नहीं बनाई और आनन फानन में अपने फ्रस्ट्रेशन का परिचय दिया। ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर विपक्षी पार्टियों ने हामी भर दी, क्योंकि सबको लग रहा था कि अभी एनडीए के तरफ से, मोदी और शाह के तरफ से दांव चलना बाकी है और कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी और शरद पवार तक उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ पार्टियां, जिनको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं थी, लेकिन विपक्ष में होने के कारण विपक्षी एकता के नाम पर अपने अपने कुछ छोटे छोटे फायदे के लिए इन लोगों के गुट में शामिल थे, शांति से देखते रहे और फिर यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया।
लेकिन यहीं पर इन लोगों ने बड़ी भूल की और दूसरे स्तर पर मोदी और शाह की स्ट्रेटजी अलग तरीके से चल रही थी। फिर सामने आया एक ऐसा नाम जिसके कारण विपक्ष का सारा दांवपेच एजेंडा धरा का धरा रह गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। और अभी के राजनीति में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो दलित और आदिवासी के नाम पर पूरी तरह से विरोध में उतर जाए। सारी पार्टियों के सामने एक धर्म संकट की स्थिति है, लेकिन ममता बनर्जी और सोनिया गांधी या फिर शरद पवार या फिर कुछ दूसरे और ऐसी छोटी पार्टियां, ये लोग जो एक तरह से अपने गले में फंसा चुके हैं कांटा, तो उनको निकालना मुश्किल होगा। इसलिए यशवंत सिन्हा को ये लोग सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने रखा, उससे पहले इन लोगों ने एक बड़े स्तर पर बातचीत की कि 20 से ज़्यादा लोगों पर चर्चा की जा चुकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही राष्ट्रपति चुनने के लायक संभावित बहुमत थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव एक प्रतिष्ठा की बात बन गई थी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेना जरूरी हो गया था। इसलिए दो स्तर पर भाजपा ने रणनीति बनाई। पहली रणनीति तो ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियों को तोड़कर अपने साथ मिलाने की थी, और दूसरी बात, आगे आने वाले चुनावों में, चाहे राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाले लोकसभा का चुनाव, हर के लिए एक ऐसा नजीर पेश करना था जिससे कि एनडीए और भाजपा की ताकत दोगुनी हो जाए। और इसीलिए सारे नामों पर चर्चा करने के बाद जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में विपक्ष में फूट पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हैं और आदिवासी हैं और महिला भी हैं। इसीलिए नवीन पटनायक का समर्थन देना तो लाजमी हो जाता था। ऐसे भी नवीन पटनायक एनडीए को ही समर्थन देते, क्योंकि विपक्ष में जो रणनीति चलती है, राजनीति चलती है, उससे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। न तो वो केसीआर की बैठकों में शामिल होते हैं, न ममता बनर्जी की, और न ही यूपीए की अगर कोई बैठक हो तो उसमें शामिल होते हैं, और न कांग्रेस के किसी भी मुद्दे पर विपक्षी एकता का राग अलापने पर उनके साथ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लगभग तय माना जा रहा था कि नवीन पटनायक एनडीए के साथ आएंगे, लेकिन कन्फर्मेशन तब हुआ जबकि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया और नवीन पटनायक ने उनको बधाई दे डाली और उसके साथ ही गर्व की बात बताया उड़ीसा के लिए। एक ही साथ एक झटके में एक बड़ी पार्टी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के इन उम्मीदवार को मिल चुका है। दूसरी बात, अब कांग्रेस के नज़दीकी और विपक्षी पार्टियों की बात करते हैं, जहां एक एक कर टूटना शुरू हो गया, क्योंकि आदिवासी नेता हैं द्रौपदी मुर्मू, तो ऐसे में आदिवासी पार्टियों का समर्थन मिलना भी लाजमी माना जा रहा था। इसलिए कांग्रेस जिस पार्टी के साथ झारखंड में सरकार बनाए हुई है, वही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गई, क्योंकि हेमंत सोरेन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। अगर वो किसी भी स्तर पर कांग्रेस और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देंगे तो झारखंड की राजनीति में उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि वो आदिवासियों की राजनीति करते हैं और यशवंत सिन्हा का भी संबंध कहीं न कहीं झारखंड से ही है, हजारीबाग से है। और ऐसे में झारखंड में जो आदिवासी और बाहरी के बीच हमेशा संघर्ष चलते रहा है, उसमें यशवंत सिन्हा का समर्थन करना झामुमो के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इनके अलावा जो कांग्रेस के कर्नाटक में पूर्व पार्टनर हैं जनता दल यूनाइटेड सेकुलर, यानी पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने भी
कांग्रेस और विपक्ष के उम्मीदवार का साथ पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने योग्यता के ऊपर सवाल उठा दिया और कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने लाकर एनडीए ने एक ऐसा बड़ा काम किया है जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। अब नॉर्थ से लेके साउथ तक कई पार्टियां जो थोड़ी बहुत एनडीए में कंफ्यूज भी थी और कांग्रेस के साथ देने के लिए वो सोच भी रही थी, वो भी पीछे हट गई। भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी जिसके साथ बिहार में सरकार चल रही है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, वो भी भाजपा के साथ बार्गेनिंग कर रही थी। लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़कर ये बात कही है कि अब द्रौपदी मुर्मू का साथ जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से देगी और इसके अलावा जो और पार्टियां हैं उनके लिए भी अब धर्म संकट की स्थिति हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव में मायावती भी अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का साथ ही देंगी, क्योंकि दलित और आदिवासी और महिला, ये तीन मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है मायावती के लिए कि वो यशवंत सिन्हा का साथ नहीं दे सकती है। हालांकि मायावती के पास विधायक नहीं है, लेकिन सांसद हैं और सांसद का मत मूल्य विधायकों से काफ़ी ज़्यादा होता है। 10-10 सांसद मायावती के पास लोकसभा में उत्तर प्रदेश से हैं। इसके अलावा जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं, जैसे राजस्थान में गहलोत की सरकार को समर्थन देने वाले भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसके 2 ही 3 विधायक हैं, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान की छोटी छोटी दूसरी ऐसी पार्टियां जो दलित और आदिवासियों के आधार पर वोट देती है, वो पार्टियां अब द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आएंगी। आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी भी एनडीए के साथ खड़े हैं और केरल से लेकर तमिलनाडु तक छोटी छोटी जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी एनडीए का समर्थन दे रही है। यानी कि मोदी शाह ने ये साबित कर दिया कि अभी सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेताओं को राजनीति की ट्रेनिंग इन लोगों से लेनी पड़ेगी। अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो इन लोगों के पास अनुभव तो है, लेकिन रणनीति बनाने की क्षमता अभी भी नहीं है। ये लोग ऐसे आपस में उलझे हुए हैं कि मोदी विरोध के कारण इनका मति भ्रमित हो चुका है और जब आदमी गुस्से में या फिर चिढ़न के साथ फैसला लेता है तो वो फैसला गलत ही होता है और यही स्थिति विपक्ष के इन पार्टियों के साथ हो रही है, जिसके कारण अब ये सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव का मसला नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो उस समय भी जिस तरीके से विपक्ष में इस तरह का बिखराव दिख रहा है और जो ये राग अलाप रहे हैं विपक्षी एकता की, उसका अभी से शुरुआत हो चुकी है कि ये लोग पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और अब शाह और मोदी के स्ट्रेटजी के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। चुनावी राजनीति सीखने में इनको अभी सालों का समय लगेगा और 2024 क्या 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली कोई भी पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।